फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, which is very relevant for BA2 monetary banking and international trade paper. So let's start with that question: how demand for money and supply of money determines the price level in the economy, and what are the factors that affect money supply and prices. ये इकोनॉमिस्ट थे इरविंग फिशर ने 1911 में अपनी एक बुक लिखी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इस बुक में इन्होंने कहा कि यदि मुद्रा का चलन वेग, अगर मुद्रा का चलन वेग स्थिर है और इकोनॉमी में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, यदि वो कांस्टेंट है, तो मनी सप्लाई डायरेक्टली प्राइस लेवल को अफेक्ट करती है। उन्होंने कहा कि कीमत स्तर का निर्धारण वहां पर होगा जहां पर मुद्रा की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगी। आइए हम देखते हैं कि उनका समीकरण किस प्रकार से है। उन्होंने कहा PT इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश, जिसमें P है वस्तु का मूल्य, वस्तुओं के मूल्य को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्राइसेस। तो P है वस्तु का मूल्य, T है टोटल ट्रांजैक्शन या टोटल अमाउंट ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा जो मुद्रा के द्वारा खरीदी जाएगी। ट्रांजैक्शन किन चीजों का होगा, जिनका प्रोडक्शन उस इकोनॉमी में उस पर्टिकुलर ईयर में हुआ है। ठीक है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। टी को कांस्टेंट माना है इन्होंने, क्योंकि टी किससे अफेक्ट होता है, क्योंकि जो भी हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो पूर्ण रोजगार की एजम्पशंस के आधार पर चलते हैं। पूर्ण रोजगार का अर्थ है कि इकोनॉमी में जितने भी उत्पादन के साधन है, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, सबको पूर्ण रोजगार प्राप्त है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। तो जब हम अपनी सारी कैपेसिटी को, इकोनॉमिक कैपेसिटी को वस्तु के प्रोडक्शन और सर्विसेज के लिए लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि संभावित नहीं है। संभव कब होगा, या तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए, है ना, जिससे कि हम उन्हीं संसाधनों में अपेक्षाकृत ज्यादा वस्तुएं प्रोड्यूस कर सकें। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज इन्होंने कहा वही बहुत ही लॉन्ग टर्म में आता है, और इसको इसलिए इन्होंने कांस्टेंट मान लिया कि टी इज कांस्टेंट। एम क्या है, करेंसी की मात्रा। अर्थव्यवस्था में जो भी मौद्रिक आपूर्ति कॉइन्स एंड करेंसी के रूप में हो रही है उसको एम कहा है। M1 क्या है, साख मुद्रा की मात्रा। जैसे करेंसी के अलावा भी हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे पहले क्या था, साख मुद्रा, हमारी सबसे पॉपुलर साख मुद्रा थी चेक। हमने चेक के द्वारा पेमेंट कर दिया है, हमने या क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर दिया। ये सब हमारी साख मुद्राएं कहलाती कि अगर आपके हाथ में करेंसी नहीं भी है तो भी आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक। वी क्या है, मुद्रा का चलन वेग। जैसे इंसान का चलन वेग होता है ना, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, कुछ धीमे धीमे चलते हैं, ऐसे ही मुद्रा का भी चलन वेग होता है। यदि एक मुद्रा कोई भी करेंसी जो है बहुत सारे लोगों के हाथों से गुजरी है तो उसका चलन वेग ज्यादा होगा, और यदि कम हाथों से गुजरी है तो कम होगा। ये डिपेंड करता है अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज का जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है। ऐसे ही V1 क्या है, साख मुद्रा का चलन वेग, अर्थात लोग कितने ज्यादा हैबिचुअल हैं ये चेक्स के द्वारा पेमेंट करना, क्रेडिट्स और कार्ड्स के द्वारा जो पेमेंट करते हैं प्लास्टिक मनी के द्वारा, लोग इस चीज के कितने हैबिचुअल है। यदि ये होगा तो ये भी मौद्रिक आपूर्ति को उतनी ही तेजी से बढ़ाएगा। लेकिन इसमें जो उन्होंने कांस्टेंट मान लिया है, फिशर ने कहा है कि टी कांस्टेंट है और वी को उन्होंने कांस्टेंट माना है। साख मुद्रा और साख मुद्रा के चलन वेग को उन्होंने कहा ये बहुत ही इकोनॉमी में बहुत ही नेग्लिजिबल परसेंट होता है, इसलिए इसको इन्होंने कहा है हम इग्नोर कर देंगे। तो अब उनका जो समीकरण बचता है वो डायरेक्ट है PT इज इक्वल टू MV। ठीक है, अब मुद्रा का सिद्धांत क्या है, ये तो उन्होंने अपना समीकरण दिया कि कैसे चलता है। सिद्धांत उन्होंने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो कीमत का स्तर है वो किस पर निर्धारित करता है, मुद्रा के परिमाण पर। देखिए दो चीजें बात हो रही हैं, मुद्रा का परिमाण और मुद्रा की मांग। कीमत स्तर किस पर निर्भर करता है, मुद्रा के आपूर्ति पर, कितनी ज्यादा आपूर्ति हो रही है। ठीक है, मुद्रा का परिमाण या क्वांटिटी ऑफ मनी होती है जिसे हम मौद्रिक आपूर्ति कहते हैं। हमारे देश में मौद्रिक आपूर्ति कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार। ठीक है,
मुद्रा की पूर्ति में हमने अभी आपको इस समीकरण में बता दिया था कि मुद्रा की पूर्ति में क्या क्या है, मुद्रा की मात्रा और मुद्रा का चलन वेग। मुद्रा की जो मात्रा में इन्होंने करेंसी की मात्रा और साख मुद्रा की मात्रा को शामिल किया है, ये मैंने आपको इस समीकरण में बताया, लेकिन हमने इसे इग्नोर कर दिया है। फिशर ने अपने मुख्य समीकरण में से साख मुद्रा को इग्नोर कर दिया है। क्योंकि हम लोग ये इक्वेशन जानते हैं कि मनी की इक्वेशन क्या है, M+M1, इसमें नोट, सिक्के और साख मुद्रा है। साख मुद्रा चूंकि नेग्लिजिबल परसेंटेज से इग्नोर कर दिया। मुद्रा की चलन गति मैंने आपको बताया कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा एक वर्ष में कितनी बार वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती है। अब आप कहेंगे मुद्रा अपने आप कैसे करती है, तो हम लोग प्रयोग करते हैं, अर्थात एक मुद्रा की इकाई बैंक से व्यक्ति के हाथ में आने से और जब तक वो बिल्कुल सड़ने गलने की अवस्था में पुनः बैंक में जाकर न जमा हो जाए, या वैसे ही जब तक वो जमा ना हो जाए, और वो कितने लोगों द्वारा, जैसे हमने मान लीजिए आज दूध खरीदा, दूध वाले को पैसे दिए, दूध वाले ने उस पैसे से हो सकता है गाय के लिए चारा खरीदा हो। अब गाय का चारा जिसने खरीदा हो सकता है वो अपने लिए कोलगेट लेने गया हो, कोलगेट वाला जो मर्चेंट है उसने कुछ और, तो इस प्रकार उसी रुपए ने कई हाथों से वो गुजरा, तो इसे ही उसका चलन वेग कहते हैं। अर्थात उसी एक 10 रुपए, 20 रुपए या 100 रुपीज के नोट ने बहुत सारा ट्रांजैक्शन संपन्न किया, तो टोटल वो मुद्रा की सप्लाई में अगर हम हर एक ट्रांजैक्शन को ऐड करते जाएं तो टोटल मौद्रिक सप्लाई होगी। चलन गति क्या है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद जितना है और प्रचलन में जितनी मुद्रा है उसको यदि हम भाग दे देंगे तो चलन वेग पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मौद्रिक उपाधि का चलन वेग हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमने देख लिया कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद डिवाइडेड बाई प्रचलन में जितनी भी मुद्रा है, अर्थात 100 रुपए का राष्ट्रीय उत्पाद और 10 रुपए की मौद्रिक आपूर्ति है, तो चलन वेग क्या होगा 10। ठीक है, अब उस 10 मुद्रा और 10 चलन वेग को गुणा कर दे तो 100 रुपए मौद्रिक आपूर्ति हो जाएगी, कुल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो 100 रुपए में खरीदा जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में 2000 क्विंटल का मान लीजिए गेहूं उत्पादित हुआ और उस इकोनॉमी में केवल एक ही वस्तु का 2000 क्विंटल की कुल उत्पादन है, जितना भी चाहे जो भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की है, ठीक है, उसको उन्होंने क्विंटल में कन्वर्ट करके 2000 रुपये हो गया। अब मान लीजिए मौद्रिक आपूर्ति के 3 स्तर हैं, तो ऐसी स्थिति में चलन वेग क्या होगा, चलन वेग 4 है और मौद्रिक आपूर्ति के 3 एग्जाम्पल दिए गए कि अगर 25,000 रुपए है या 50,000 रुपए है या 75,000 है, तो ऐसी स्थिति में ये जो मौद्रिक आपूर्ति है कीमत स्तर को कैसे प्रभावित कर रही है। ठीक है, क्योंकि अगर 2000 कुल मौद्रिक आपूर्ति कितनी होगी, मौद्रिक आपूर्ति यदि 25,000 है MS और इसको हम इसके चलन वेग से गुणा कर दें 4 से, तो टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी हो गई 1 लाख रुपीस हो गई, जबकि वास्तव में जो करेंसी नोट हैं वो केवल 25,000 के सप्लाई किए गए हैं। क्योंकि हर एक मुद्रा औसत रूप से 4 बार क्रय के लिए प्रयोग की जा रही है, तो टोटल मौद्रिक आपूर्ति हो गई 1 लाख रुपया। ठीक है, MS/Q। यहाँ हमने क्या करा, अब कीमत स्तर को हम कैसे ज्ञात करेंगे, कीमत स्तर क्या है, टोटल मौद्रिक आपूर्ति अपॉन Q। चलन वेग का जो इक्वेशन थी वो थी आपकी कुल राष्ट्रीय उत्पाद अपॉन प्रचलन में मुद्रा, और जबकि प्राइसेस का जो इक्वेशन है वो ठीक उल्टी है, प्रचलन में मुद्रा डिवाइडेड बाई राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, MS/Q। तो 1 लाख को जब आप 2000 से गुणा करेंगे तो आपने 3 जीरो निकाल दिए, 2 को 100 से डिवाइड किया, 50 रुपीज प्रति क्विंटल की का प्राइस इस समय मार्केट में होगा। ठीक है, अब यदि मौद्रिक आपूर्ति रिजर्व बैंक नोटों की सप्लाई ज्यादा कर दे और कॉइन्स अर्थव्यवस्था में ज्यादा आ जाएं या NRI या बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए मौद्रिक प्रेषण यहाँ ज्यादा होने लग जाए, तो उसी मनी सप्लाई और चलन वेग पर
मौद्रिक आपूर्ति बढ़ गई, मान लीजिए 50,000, चलन वेग कांस्टेंट मान लिया गया है और प्रोडक्शन को हमने फिशर ने कांस्टेंट माना है, तो मौद्रिक आपूर्ति ही बढ़ रही है और कीमत स्तर प्रभावित हो रहा है। अब मान लीजिए आरबीआई के द्वारा ज्यादा नोट छाप दिए जाएं, नोटों की आपूर्ति या कहीं से हो जाए, या मान लीजिए कोई देश हमें बहुत सारी मौद्रिक आपूर्ति कर दे, ग्रांट्स दे दे, तो मौद्रिक आपूर्ति के 50,000 होने पर चलन वेग 4 है, तो 2 लाख रुपए की कुल मौद्रिक आपूर्ति हुई। कुल उत्पादन अभी भी 2,000 है। अब कीमत स्तर कितना हो गया? 100 रुपए प्रति क्विंटल। अर्थात मौद्रिक आपूर्ति के 25,000 से 50,000 होते ही कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक वृद्धि हुई। अर्थात ये डबल हुआ तो कीमत स्तर भी डबल हो गया। इसी प्रकार यदि मौद्रिक आपूर्ति 75,000 हो जाए तो फिर 75 को आप 4 से गुणा करिए, 3 लाख रुपए हो गया। 3 लाख रुपए मौद्रिक आपूर्ति हो गई। प्रोडक्शन कांस्टेंट है, स्थिर है, क्योंकि इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। अर्थव्यवस्था पूर्णतया पूर्ण रोजगार के स्तर पर काम कर रही है। तो प्राइस कितना हो गया? अब आप 2 को 3 आपके गए, 300 को 2 से डिवाइड करिए, 150 रुपए प्रति क्विंटल। अर्थात बिल्कुल जिस अनुपात में मौद्रिक आपूर्ति बढ़ेगी उसी अनुपात में प्राइस लेवल बढ़ता जाएगा, 50, 100 एंड 150। तो यही फिशर का कहना है कि मुद्रा की जो परिमाण सिद्धांत है कि किस प्रकार से मुद्रा की आपूर्ति कीमत स्तर को प्रभावित करती है, उसके पीछे उन्होंने ये थ्योरी दी कि किस प्रकार से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है और उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं। क्योंकि कुल उत्पादन कांस्टेंट है, चलन वेग को भी उन्होंने कांस्टेंट मान लिया। तो इस प्रकार अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो मौद्रिक आपूर्ति दीर्घ काल में जब सारा फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो मौद्रिक आपूर्ति के बढ़ने पर ही कीमत स्तर प्रभावित होगा। यदि मौद्रिक आपूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो तो कीमतों में स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। अब मुद्रा की मांग क्या है और कितनी होती है एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग? जितना भी टोटल प्रोडक्शन है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का, उनका ट्रांजैक्शन होना ही है। क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट स्ट्रॉन्ग बिलीवर है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है। जितना भी मुद्रा आएगी वो सारी विनिमय कार्य के लिए प्रयोग कर दी जाएगी। तो एक वर्ष में बाजार में बिक्री के लिए आने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा से है व्यापारिक ट्रांजैक्शन। कीमत स्तर का एक निश्चित समय में व्यापारिक सौदों की प्रत्येक इकाई की औसत, यानी जो हम जिस भी प्राइस की यहाँ बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, ये औसत कीमत स्तर है। तो ठीक, फिशर का समीकरण कहता है कि अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा। और मुद्रा की पूर्ति में और जो मुद्रा का वैल्यू है, देखिए जब हम मूल्य की बात करते हैं तो 2 प्रकार के मूल्य होते हैं। एक तो वस्तु का मूल्य होता है और एक मुद्रा का मूल्य। वस्तु का मूल्य मौद्रिक आपूर्ति से निर्धारित होता है और मुद्रा की पूर्ति से जो मुद्रा का मूल्य है वो विपरीत रूप से प्रभावित होता है, उल्टा। अभी कैसे ये बताएंगे। वैल्यू ऑफ मनी का अर्थ है उस आपके हाथ में जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कितनी है। तो जब प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके हाथ में जो करेंसी है, मान लीजिए 100 का नोट है, तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। यानी कि उसकी वैल्यू, वही मुद्रा की वैल्यू क्या है? उसकी परचेजिंग पावर। वस्तु की मूल्य क्या है? वस्तु के द्वारा प्रदान की जाने वाली उपयोगिता। ठीक है। करेंसी की उपयोगिता उसकी परचेजिंग पावर में है, वस्तु की उपयोगिता उसके द्वारा सेटिस्फाई की जाने वाली आपकी वांट्स में है। तो कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य 2 शब्दों में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली मुद्रा की पूर्ति से संबंधित है तो दूसरा इनवर्सली। आइए, अब इन्होंने कहा कि संतुलन कहाँ पर होगा, वो कौन सा कीमत स्तर है जो इकोनॉमी में स्टेबल रहेगा, जहां से विचलन की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इन्होंने ये मुद्रा की ये है प्राइस लेवल। जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता जाएगा मुद्रा की मांग बढ़ती जाएगी। ठीक है। यहाँ पे राइस लेवल लिख गए, ये है प्राइस लेवल। जैसे जैसे आपका प्राइस लेवल बढ़ेगा उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। और
ये है आपकी मौद्रिक आपूर्ति की रेखा। प्राइस लेवल अगर बहुत ज्यादा है और वस्तुओं का प्रोडक्शन कम है तो उस समय वस्तुओं का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और ये डिमांड फॉर मनी इज, उल्टा तो नहीं कर दिया ये, सॉरी ये उल्टा हो गया है। ये एमडी, ये है मौद्रिक सप्लाई। जैसे जैसे मौद्रिक सप्लाई बढ़ती जा रही है वस्तु का कीमत स्तर बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जैसे जैसे मौद्रिक सप्लाई बढ़ती जा रही है बस ये क्या बन गया, ये इसका ये 100 इधर से लिखा जाना चाहिए था। ये कर प्लीज इसे उल्टा समझ लीजिएगा, ये इधर से है 100 और ये 350। यस, मौद्रिक आपूर्ति एक्सोजीनियसली डिटरमिन्ड है, वो कीमत स्तर को प्रभावित कर रही है ना कि उससे प्रभावित हो रही है। तो अगर मौद्रिक आपूर्ति 350 है और डिमांड 100 की है तो जो जितना भी मौद्रिक आपूर्ति है और डिमांड बहुत कम है तो सारा का सारा रिफ्लेक्शन किस में होगा, कीमत स्तर के बढ़ने में। तो धीरे धीरे कीमत स्तर जो दो पे है धीरे बढ़कर यहाँ आकर टिकेगा। और जब मौद्रिक आपूर्ति कम है और मुद्रा की मांग ज्यादा है तो कीमत स्तर में धीरे धीरे इधर की ओर गिरावट आ जाएगी, क्योंकि मौद्रिक आपूर्ति कम है। जब मौद्रिक आपूर्ति कम होगी और मुद्रा की मांग ज्यादा हो जाएगी तो उसका चलन वेग कम हो जाएगा, क्योंकि जब मौद्रिक उसका चलन वेग बढ़ जाएगा और उसको वो बराबर करेगा। क्योंकि कोई चीज सप्लाई में कम है और मांग ज्यादा हो रही है तो वही करेंसी बार बार यूज होगी तो उसका चलन वेग बढ़ेगा और वो मौद्रिक आपूर्ति को बराबर करने का काम करेगा। तो संतुलन की स्थिति कहाँ पर होगी, मान लीजिए जहां पर मुद्रा की मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है वहीं पर प्राइस लेवल डिटरमिन हो जाएगा। अब एमडी और एमएस, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के अवयव क्या है। एमडी क्या है, जो मैंने अभी आपको इस इक्वेशन में बताया था उसी को इजी करके लिखा गया। एमडी क्या है, पी और टी यानी कि प्राइस पर और टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करेगा और मौद्रिक आपूर्ति का स्तर डिपेंड करेगा एम और बी पर यानी कि सप्लाइड मनी एंड इट्स वेलोसिटी। पी जो जनरल प्राइस लेवल है उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है एम से मौद्रिक आपूर्ति की स्थिर से। जैसे ये बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगा या ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। टी ट्रांजैक्शन या लेन देन है, वी वेलोसिटी ऑफ मनी, इन दोनों को कांस्टेंट माना है फिशर ने दीर्घकालीन मॉडल में। ठीक है, अब ये मौद्रिक आपूर्ति और कीमत स्तर का एक एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लीजिए मौद्रिक आपूर्ति 100 रुपए है, 100 रुपए की मौद्रिक आपूर्ति है तो कीमत उस समय 20 है। ठीक है, अब यदि मौद्रिक आपूर्ति बढ़कर 150 रुपए हो जाए, मौद्रिक आपूर्ति बढ़कर अगर 150 रुपए हो जाए तो कीमत स्तर भी 50% बढ़ जाएगा, है ना, 20 से 30 हो गया। इसी तरह मौद्रिक आपूर्ति बढ़कर यदि 250 हो गई तो, और मान लीजिए टी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो प्राइस लेवल भी बढ़कर 50 यानी कि 60% का राइज इसमें भी हो गया है। ठीक, तो ये था प्राइस लेवल। और ये चूंकि मुझे इस लेवल में दिखाना था, प्राइस इधर ले लिए थे तो इधर मैंने स्केल को रिवर्स कर दिया है, 100 और 150 250 करा, जबकि जनरली ये इस तरीके से चलता है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ी चीज़ें इंटरप्रिटेशन की सरलता के लिए बना दी गई हैं।
अब मुद्रा की मात्रा व मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध है। भाई जब अगर किसी वस्तु का प्राइस 50% बढ़ गया तो उसी मुद्रा से आप पहले से आप 50% कम वस्तु खरीद पाएंगे, तो मुद्रा की परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब मौद्रिक आपूर्ति एवं मुद्रा का अर्घ्य दिखाया गया है कि जैसे जैसे मौद्रिक आपूर्ति बढ़ती जाती है ना, V&M मौद्रिक आपूर्ति मान लीजिए 500 है जिस समय, तो उस समय प्राइस लेवल हाई होगा तो मुद्रा का अर्घ्य कम है। जब मौद्रिक आपूर्ति कम होती है तो प्राइस लेवल डाउन होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेम है, तो उसी को खरीदने के लिए कम उसका है तो प्राइस लेवल जब ज्यादा होगा, मौद्रिक आपूर्ति जब कम होगी तो प्राइस लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि MS/TQ इज इक्वल टू P। तो उस समय मुद्रा का अर्घ्य ज्यादा होगा, अर्थात जैसे जैसे मौद्रिक आपूर्ति कम होगी मुद्रा का अर्घ्य बढ़ जाएगा, क्योंकि मौद्रिक आपूर्ति के कम होने पर प्राइसेस कम होंगे और परचेजिंग पावर आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, जब मौद्रिक आपूर्ति ज्यादा है, प्रोडक्शन उतनी ही वस्तुओं का, तो प्राइसेस हाई होंगे, क्योंकि वो सारा का सारा रुपया विनिमय में हो जाएगा, विनिमय के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो पहले से ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ने पे क्या होगा, मुद्रा का अर्घ्य कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे मौद्रिक आपूर्ति कम होती जाएगी मुद्रा का अर्घ्य बढ़ता जाएगा। अब इनकी आलोचनाएं हैं कि ये तो इन्होंने सिंपल सा सीधा सा केस दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा टी कांस्टेंट नहीं रहता, टी डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर। जैसे ही टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर जनसंख्या बढ़ जाती, मान लीजिए उन्होंने कहा उत्पादन के संसाधन सारे रोजगार में तो लगे हुए हैं, ये तो मान लिया, लेकिन जनसंख्या कैसे कांस्टेंट रहेगी? अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़नी ही बढ़नी है, चाहे पी या टी कांस्टेंट रहे तो भी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर उनका कहना है कि प्राइसेस पर उसका इम्पैक्ट आएगा, या अर्थात डिमांड साइड भी जो है मुद्रा की कीमत को वस्तु की कीमत को प्रभावित कर रही, केवल सप्लाई ही नहीं। इसी तरह उन्होंने कहा व्यापार की मात्रा, दूसरे देशों से व्यापार होने पर उतना ही अगर प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा तो भी कीमतें नीचे आ जाएंगी। और ह्यूमन क्वालिटी, यदि मानवीय ह्यूमन रिसोर्सेज की जो कॉम्पोजिशन है, मान लीजिए इकोनॉमी में सेक्स रेशियो में अगर हमारे यहाँ चूंकि एजम्पशन नहीं है भी मेल ज्यादा काम परफॉर्म कर सकते हैं, महिलाएं अपेक्षाकृत कम कर पाती हैं। अगर सेक्स रेशियो में चेंज आने लगे, मेल ज्यादा बढ़ने लगे, फीमेल कम हो जाए, तो गुणवत्ता बढ़ गई। जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं जो प्रोडक्शन सर्विसेज में लगे हुए हैं, तो उतने ही समय में उतने ही रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। या फिर उनकी एजुकेशनल लेवल बहुत हाई हो जाए, उनका जो ग्रूमिंग है, उनका सोचने का नज़रिया बदल जाए, उनके अंदर अच्छी वैल्यूज आ जाएं, तो भी उनकी क्वालिटी में चेंजेस ज़्यादा आते हैं और उससे उनकी कार्य क्षमता पर बहुत असर पड़ता है। तो टी भी जो है वस्तु की कीमत को प्रभावित करेगा, ना कि केवल मौद्रिक आपूर्ति, ये इनके आलोचक कहते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा वी जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो व्यापारिक गतिविधियाँ, उन्होंने कहा ये व्यापारिक गतिविधियों पर डिपेंड करता है। मान लीजिए इकोनॉमी में जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता जाएगा वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ती ही जाएगी। अगर बहुत कम चीज़ें तो लोग थोड़ा सा परचेज करेंगे, उसके बाद बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। फैशन पे बहुत है, जिस समय एकदम से सीजन चेंज होता है या नए फैशन की चीज़ें आ जाती हैं, लोग बहुत ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, तो फैशन भी को प्रभावित करता है। आपकी हैबिट्स प्रभावित करती हैं कि किसी मौसम में किसी चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ जाती है ना, जैसे जाड़ों में एग्स की डिमांड बढ़ जाएगी, गर्मी में नहीं बढ़ेगी। अदरक की डिमांड बढ़ जाती है जाड़ों में, इसी तरह गर्मी में लस्सी, कूलर, नींबू, इन सब चीज़ों की। तो ये आपकी आदतें हैं, आपका लाइफ स्टाइल है जो भी को प्रभावित करता है। डिजिटल, जितना ज़्यादा डिजिटल लेन देन होगा उतना ही ज़्यादा करेंसी का जो लेन देन है वो कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। भुगतान की अवधि पर, अगर भुगतान की अवधि लंबी है तो जो चलन वेग है वो लोग उसको कम खर्च करते हैं ना, क्योंकि वो सोचते हैं 30 डेज 40 डेज बाद पे मिलेगी, तो लास्ट के वीक में पता चलेगा चलन वेग बढ़ जाएगा, शुरू में कम होगा। तो वी भी बहुत प्रभावित करता है प्राइसेस को। उन्होंने कहा कि इन्होंने पी को एकदम निष्क्रिय मान लिया कि पी किसी चीज को प्रभावित नहीं कर रहा है, केवल मनी सप्लाई से प्रभावित हो रहा है। जबकि इनका कहना है कि इनके आलोचकों का कि पी के
बढ़ने पर व्यापारियों का प्रॉफिट बढ़ता है, उनके संतोष में वृद्धि होती है, जबकि निर्धन लोगों को कष्ट होता है। तो ये पी जो है प्रभावित कर रहा है, केवल प्रभावित हो ही नहीं रहा है। M1 साख मुद्रा को उन्होंने निष्क्रिय मान लिया, उन्होंने कहा जबकि साख मुद्रा का एक बहुत बड़ा रोल है वस्तुओं के ट्रांजैक्शन पे, तो उस ट्रांजैक्शन चाहे साख मुद्रा से करें या करेंसी से करें, प्राइसेस तो अफेक्ट होंगे ही। तो ये था फिशर का सिद्धांत, और आशा है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं डायग्राम्स की स्केल को लेके वो मत होइएगा, जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।